हेलो एवरीवन, आज पॉलिटी गवर्नेंस के 5 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे प्रीलिम्स 2026 के लिए हमारी तैयारी कैसी चल रही है। उससे पहले एक जरूरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारे रैपिड रिवीजन कोर्स स्टार्ट हो चुका है, बैच 2 है और इस बैच के अंदर हम लाइव क्लासेस के थ्रू प्रीलिम्स 2026 के लिए सभी सब्जेक्ट्स रिवाइज कर रहे हैं। इंडिविजुअल कोर्स भी अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट पे जाके जरूर एक बार चेक कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इमरजेंसी प्रोविजंस। तो मैं एक बार साइड हो जाता हूं। मैं चाहता हूं आप क्वेश्चन पूरा पढ़ें, पॉज करें और आंसर करें। उसके बाद जो मैं डिस्कस करूंगा उसके हिसाब से अपने आप को सही या गलत मार्क्स दे दें। एट द एंड ऑफ द वीडियो अपना जो कमेंट्स में अपना स्कोर लिख दीजिए ताकि पता लग जाए कि कौन कितना स्कोर कर रहा है। Proclamation of national emergency under Article 352 can be issued only on the written advice of the cabinet. Yes, ये बिल्कुल सही बात है। क्या ये ओरिजिनली रिक्वायरमेंट थी? नहीं, ये ओरिजिनली नहीं रिक्वायरमेंट थी, बट 44th अमेंडमेंट से ऐड की गई थी। During a national emergency, the parliament can make laws on subjects in the state list. Yes. In fact, जो आपका 7th शेड्यूल का distribution of powers होता है वो पूरी तरीके से बदल जाता है once नेशनल इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड। तो इसीलिए स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हो, चाहे यूनियन लिस्ट का चाहे कंकरेंट लिस्ट का, पार्लियामेंट उस पर कानून बना सकता है। क्या ऐसा कानून बनाने की पावर अब स्टेट के पास नहीं होती? होती है। स्टेट डज नॉट लूज इट्स पावर टू मेक लॉज, लेकिन अब पार्लियामेंट कुछ भी कर सकता है, अपनी मर्जी से कानून बना सकता है इनमें। प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद इन 2 months बाय सिंपल मेजोरिटी। ये गलत है, दो लेवल पे गलत है। क्यों? क्योंकि 2 months नहीं, 1 month में ही अप्रूवल लेना होता है, और सिंपल मेजोरिटी से नहीं बल्कि स्पेशल मेजोरिटी से अप्रूवल लेना होता है। इसलिए पहली दो स्टेटमेंट सही है, तीसरी गलत है। आंसर इज ए। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। सीएजी के ऊपर सवाल है। सीएजी के ऊपर सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सीएजी ऑफ इंडिया। तो सीएजी के बारे में 3 स्टेटमेंट है, आपने करेक्ट बतानी है। ठीक है, वेरी सिंपल, प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट इट। तो CAG audits the accounts of all bodies that receive grants from the Consolidated Fund of India, irrespective of the amount. क्या जितनी भी बॉडीज को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से पैसा मिलता है, क्या आपको लगता है सीएजी उन सबका ऑडिट करता है? नहीं, हर उस बॉडी का नहीं करता है ऑडिट, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी संस्थाएं हो, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हो जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बट उनको ग्रांट मिल रहा है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की तरफ से ग्रांट्स मिल रहे हैं। तो अगर हर एक बॉडी का ऑडिट करने लग जाए सीएजी, तो वैसे भी प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सीएजी के पास और भी बहुत काम है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सीएजी होल्ड्स ऑफिस फॉर टर्म ऑफ 6 years और 65 years, विच एवर इज अर्लियर, ये सही है। सीएजी का रिमूवल कैसे होगा? वैसे ही जैसे किसी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का होता है, जैसे किसी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का होता है, यानी प्रेसिडेंट के द्वारा साइन करने के बाद। लेकिन कब? जब पार्लियामेंट उनको रिमूव करने के लिए प्रोसेस फॉलो कर ले, उनको रिमूव करने के लिए, प्रोवन मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी के लिए रिमूव करने के लिए, रिमूव करने का प्रोसेस फॉलो करे, तभी सीएजी जा सकते हैं अपनी पोजीशन से। तो पहली स्टेटमेंट गलत है, इसलिए दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट सही है। आंसर इज बी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। अभी एक दूसरे टाइप का भी क्वेश्चन आएगा, सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन विल आल्सो बी देयर। पहले ये 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करो, क्योंकि 2025 के प्रीलिम्स में काफी पूछे गए थे। करेक्ट बताना है आपने इनमें से। विद रेफरेंस टू ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 3 स्टेटमेंट दी हुई है, आपने करेक्ट बतानी है। सुप्रीम कोर्ट कैन हियर अ मैटर रिलेटिंग टू द एनफोर्समेंट ऑफ एफआर अंडर आर्टिकल 32 इवन इफ हाई कोर्ट हैज ऑलरेडी इशूड अ रिट इन द सेम मैटर। तो अगर हाई कोर्ट ने ऑलरेडी रिट इशू की है, ठीक है, अगर हाई कोर्ट ने ऑलरेडी रिट इशू की है तो भी सुप्रीम कोर्ट उस मैटर पे आर्टिकल 32 में पिटीशन सुन सकता है। इस स्टेटमेंट को पहले साइड पे रखते हैं। पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम एन एक्सप्लिसिट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब आपको लगेगा यार चीजें एक्सप्लिसिट तो नहीं होती है कई बार कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन यहां पे है। आर्टिकल 137 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को ये रिव्यू करने की पावर दी गई है कि वो अपने फैसले को रिव्यू कर सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की अपील कहीं नहीं जाती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप अपील नहीं कर सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट को ही कह सकते हो कि आप अपना फैसला रिव्यू करो, और रिव्यू करने के ग्राउंड्स भी सुप्रीम कोर्ट सेट करता है, तय करता है आर्टिकल 145 के अंदर रूल्स बना के।
a retired judge of Supreme Court cannot practice in any court or before any authority within the territory of India. ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि दूसरी और तीसरी, सॉरी, retired judge of Supreme Court cannot practice any court or before any authority within the territory of India. ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट इस केस में सही है। द आंसर इज 1, 2 एंड 3। यहां पे गलती से 1 और 2 लिखा है, ठीक है। यहां पे गलती से 1 और 2 लिखा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। कोई भी प्रैक्टिस, चाहे वो जज जुडिशियल प्रैक्टिस हो, चाहे वो एडवोकेट वाली प्रैक्टिस हो, रिटायर होने के बाद आप नहीं कर सकते हो। रिटायर होने के बाद आप नहीं कर सकते, ठीक है। until unless you are called upon by the Supreme Court itself under Article 128 of the Constitution, क्योंकि वहां पे रिटायर्ड जजेस को वापस बुलाने का प्रावधान होता है। बट इन जनरल स्टेटमेंट को देखा जाए तो ये सही जवाब है। प्लीज इसको गलत कर देंगे, ये सही, ठीक है। चलो अब ये बताओ क्वेश्चन 4। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बारे में 2 स्टेटमेंट दी गई है और आपने बताना है कि कौन सा बेस्ट इसको आंसर करता है। तो स्क्रीन को पॉज कर दो, स्क्रीन को पॉज कर दो, फिर मैं डिस्कस करता हूं। ओके, क्या आंसर दिया आपने? टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी अपीयर्स एक्सप्लिसिटली इन द टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नो, हमने अभी इससे पहले कुछ समय पहले क्वेश्चन पढ़ा था रिव्यू वाला जिसमें एक्सप्लिसिटली की बात हुई थी, बट वहां पे लिखा था संविधान में। तो इसका मतलब एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, गलत होगा। ये सब नहीं करना है, पॉलिटी में खास तौर पे नहीं करना है ये सब, है ना। ये साइंस एंड टेक में लॉजिक चलता है, एनवायरनमेंट में चलता है, पॉलिटी में नहीं चलता है। एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड या नॉट मेंशन्ड जब तक पढ़ा नहीं होगा तब तक तुक्का नहीं लगाओगे। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी नहीं लिखा है संविधान में, इस कॉन्सेप्ट को संविधान में मेंशन नहीं किया गया है। तो पहली स्टेटमेंट गलत है। इसका मतलब ये दोनों तो हो ही नहीं सकते आंसर, और ये भी नहीं हो सकता। तो हम सीधा इस पे आ जाते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आता है और कोई एक स्टेटमेंट गलत मिल जाती है तब तो बेस्ट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि आप सीधा आंसर पे पहुंच जाते हो, ठीक है। लेकिन अगर हमें मान लो ऐसे ऑप्शन नहीं होते और हमें पता लगाना होता तो क्या होता? डॉक्टर अंबेडकर इन्वोक्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, ड्रॉइंग फ्रॉम द आइडियाज ऑफ हिस्टोरियन जॉर्ज ग्रोट, ठीक है। ड्रॉइंग फ्रॉम द आइडियाज ऑफ हिस्टोरियन जॉर्ज ग्रोट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बारे में बात करते हुए डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने जिन स्कॉलर से प्रेरणा ली थी, है ना, वो थे जॉर्ज ग्रोट, जो कि 19वीं सेंचुरी के एक फिलोसोफर थे, मतलब स्कॉलर थे, हिस्टोरियन थे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की कोई सिंगल डेफिनेशन नहीं है जो किसी किताब में लिखी हो, बट बेसिकली इट इज अडहियरेंस टू द आइडियल्स, वैल्यूज, मॉरल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स एज वेल एज द आइडियाज बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो चाहे जस्टिस हो, लिबर्टी हो, इक्वालिटी हो, सोशल जस्टिस हो, एम्पावरमेंट हो, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के प्रिंसिपल है। ह्यूमन डिग्निटी हो, है ना, ये सारी चीजें। खैर ये कहीं लिखी नहीं है, लेकिन ये जुडिशरी जजमेंट्स के दौरान इसका इस्तेमाल कर सकती है टू प्रोनाउंस जजमेंट्स। तो स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर। अब आखिरी सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड है। स्क्रीन को पॉज करें, ट्राई टू अटेम्प्ट इट, और फिर मैं इसको डिस्कस करता हूं। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यस, ये बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 76 के हिसाब से एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है जिसका नाम है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये पूरे देश की टेरिटरी में किसी भी अदालत में इनकी ऑडियंस हो सकती है। दैट राइट दे हैव, मतलब कि ये कहीं पे भी जाके अपना पक्ष रख सकते हैं, अपना रिप्रेजेंटेशन रख सकते हैं। कोई भी अदालत हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, कहीं पे भी। अटॉर्नी जनरल इज एंटाइटल्ड टू द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यस, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास जो पार्लियामेंट में फ्रीडम ऑफ स्पीच है वही अटॉर्नी जनरल के पास भी है, ठीक है। तो पार्लियामेंट में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वही अटॉर्नी जनरल के पास भी है। अगर यहां पे ये लिखा होता कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज एंटाइटल्ड टू ऑल द राइट्स, then this would have been wrong. Why? Because a member of parliament has a right to vote in the proceedings of parliament. उनके पास ये अधिकार है कि वो प्रोसीडिंग्स में वोट कर सकते हैं, लेकिन अटॉर्नी जनरल वोट नहीं करते, वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो उनको सिक्योर करने के लिए वो प्रिविलेजेस मिलते हैं जो एमपीज को मिलते हैं, जैसे कि उनके कहे गए शब्दों के बेसिस पे जो पार्लियामेंट में कहे गए शब्द हैं उन्हें लायबल नहीं ठहराया जा सकता बाहर किसी अदालत में। So yes, this is also correct. Attorney General must be a person qualified to be appointed as a judge of High Court. Attorney General बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है कि आपको हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड होना है? नहीं,
सुप्रीम कोर्ट का जज होने के लिए क्वालिफाइड होना। अगर ये एडवोकेट जनरल होता तो यहां बात आ जाती। तो अटॉर्नी जनरल के लिए सुप्रीम कोर्ट की क्वालिफिकेशन, सुप्रीम कोर्ट का जज होने के लिए आपको क्वालिफाइड होना चाहिए, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट के जज हो या ना हो, इससे मैटर नहीं करता। तो 1 and 2 ओनली, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो अपने मार्क्स कितने आए प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। और नेक्स्ट आप कौन से टॉपिक पे प्रीमिक्स चाहते हो? ए स्कीम्स, दूसरा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है, ए या बी, ये मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। ए स्कीम्स, बी इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। थैंक यू वेरी मच।